हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने डिस्कस कर लिया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ज्यादातर कहाँ पे यूज होता है। ठीक है। पहली बात, कहाँ कहाँ पे यूज होता है मैंने क्या बताया था। रेगुलर एक्शन क्या होता है, इरेगुलर एक्शन क्या होता है, ठीक है, वर्ब ऑफ स्टेट क्या होती है, कंडीशनल सब्जेक्ट सेंटेंसेस के साथ किस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ये सारी चीजें हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में डिस्कस कर ली। ठीक है। अब बात आती है कि एक और कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ। देखो, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ को हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य मतलब समझते हो कि जो चीज मेरे लिए भी सत्य होगी तो वो आपके लिए भी सत्य होगी, वो अमेरिका में बैठे हुए किसी भी आदमी के लिए भी सत्य होगी, किसी भी इंसान के लिए सत्य होगी। ठीक है ना। तो बिल्कुल पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ, वो सत्य है तो सत्य है, सभी के लिए सत्य है। द थिंग इज दैट कि दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे हम बोलते हैं सूर्य पूरब में उगता है, तो भाई पूरब में उगता है तो मैं भी मानता हूँ पूरब में उगता है, और वैसी बात है उगता है। अमेरिका में चले जाओ, अमेरिका वाला व्यक्ति भी क्या बोलेगा, सूरज जो है पूरब में उगता है। हेवनली बॉडी से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। द सन राइज होगा, राइजेज होगा, इज राइजिंग होगा इन द ईस्ट। द आर्टिकल का यूज कर रखा है मैंने, आर्टिकल वाले चैप्टर में भी क्लियर करा रखा है कि डायरेक्शन से पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज होता है, हेवनली बॉडी से पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज होता है। जिसको समझ में नहीं आता वो आर्टिकल वाले चैप्टर को ध्यान से देख लेना। ठीक है। द सन राइज होगा, राइज होगा, राइजिंग होगा, इज राइजिंग होगा। द सन एक ही है, ठीक है, एक ही है द सन, तो सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने क्या बोला, एस के एस लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ राइज के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा। तो सन राइजेस इन द ईस्ट विल बी द राइट आंसर। बाकी ये इज राइजिंग उज राइजिंग कुछ भी नहीं हो। समझ में आ रही है बात? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इतनी बात क्लियर है सनराइज इन द ईस्ट यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में। ठीक है। वाटर, वाटर बॉयल या फिर इज बॉइलिंग, कितने में बॉयल होता है वाटर? जो पानी होता है, साइंस वाले स्टूडेंट बताइए कितने में बॉयल होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉयल होता है ना, एट एटमोस्फेरिक प्रेशर में। ठीक है। वाटर बॉयल इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब देखो, वाटर बॉयल करता है एटमोस्फेरिक प्रेशर में, वाटर बॉयल करता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। ये बात मेरे लिए भी सत्य है, अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति के लिए भी सत्य है, जापान में बैठे हुए व्यक्ति के लिए भी सत्य है, चाइना में बैठे हुए व्यक्ति के लिए भी सत्य है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ की कॉन्सेप्ट में आ गया, यूनिवर्सल ट्रूथ की कैटेगरी में आएगा। जब भी हम यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंस को डील करेंगे तो किस में डील करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डील करेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डील करेंगे। तो वाटर बॉयल इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इज बॉइलिंग तो कंटिन्यूअस टेंस में होता है, तो वाटर बॉइल। लेकिन वाटर को ध्यान से देखो, देखो रे, देखो 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 देखो, वाटर के साथ बॉयल यूज करेंगे या बॉयल्स यूज करेंगे? अबे वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन होता है, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, एक वाटर, दो वाटर, तीन वाटर, ऐसा थोड़ी नहीं बोला जाता है, काउंटेड नहीं, काउंटेबल नहीं होते हैं ये। ठीक है, दिस इज अनकाउंटेबल नाउन। जब ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है तो इसके साथ ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होते हैं। जब भी अनकाउंटेबल नाउन की तरह नाउन की बात करूंगा, आर्टिकल वाले चैप्टर में भी मैंने डील कर रखा है अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। अब वहां पे लेक्चर को अगर आप कंटिन्यूअसली देख रहे होंगे ना, आर्टिकल वाले चैप्टर को, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर टेंस में, ये सारी सारी रेगुलर कनेक्टिविटी बनाते चले जाओ। ठीक है ना। तो ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, दैट विल बी ट्रीटेड एज सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा ऐसे ही यस लगता है, बॉयल विल बी द रॉन्ग आंसर, बॉयल्स विल बी द करेक्ट। द वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ फॉर इंडेफिनिट टेंसेस। समझ में आ गई बात? इतनी बात क्लियर है? तो यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ को किस में ले जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक। नाउ आगे चलते हैं। कुछ आज की जो हेडिंग है समझ में आ गई ना, हेडिंग देख के समझ में होगा, थंबनेल देख के समझ में आ गई होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है प्रैक्टिस सेट हम लगाने वाले हैं। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। नाउ वन बाय वन देखो, मैंने एक कॉपी में आपके लिए पूरे पूरे सेट खुद से तैयार किए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को बिल्कुल अलग तरीके से पेश करने की कोशिश की है। ठीक है, अपने तरीके से बनाने की कोशिश की है। तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहले है, चलो बताओ, ही
लव या फिर loves या फिर is loving visit new places। बताओ रे सेंटेंस को देख करके, सेंटेंस को देख करके ही लव होगा या लव्स होगा, इज लविंग होगा, विजिट न्यू प्लेसेस। न्यू प्लेसेस को विजिट करना उसे ज्यादा पसंद है, उसे पसंद है न्यू प्लेसेस को विजिट करना। आजकल नहीं चल रखा ब्लॉग व्लॉग वगैरह, बहुत सारी चीजें चल रही है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी नई नई डेस्टिनेशन को खोजने के लिए जाते हैं, ठीक है, ब्लॉगिंग करते हैं, ठीक है। और ब्लॉगिंग से याद आया कि आपके लिए 1 मिनट का वोकैब व्लॉग भी लेके आऊंगा मैं, केवल 1 मिनट का, ठीक है। इससे क्या होगा कि देखो वोकैब एक ऐसी चीज है जिसको ना रटाफिकेशन करके समझा नहीं जा सकता, जिसको आप रियल लाइफ में फील कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से समझा जा सकता है। इसलिए 1 मिनट वोकैब डोज आपके लिए जल्द ही मैं लेके आऊंगा, और वो इस तरीके से होगा कि उसमें आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन देख करके समझ में आ जाएगा, अच्छा ये वाली वोकैब यहाँ यूज होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे आप मुझे देखोगे, अगर मैं वुड का एग्जांपल दे रहा हूं, तो वुड मतलब होता है लकड़ी, एक लकड़ी का टुकड़ा या फिर कुछ भी लकड़ी। लेकिन अगर मैं इसमें एस के ई एस जोड़ देता हूँ, एस जोड़ देता हूँ वुड्स, तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत सारी लकड़ियों को रिप्रेजेंट करेगा। दिस विल बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द जंगल, फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया को, जंगल इलाके को रिप्रेजेंट करेगा वुड्स, यानी कि जंगल इसका मीनिंग चले जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके की जो वोकैब्स होती हैं, आपको वहीं पे जाकर के मैं कोरिलेट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, जहां पे वो वोकैब यूज हो रही होगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, आपको देख करके पता भी लग जाएगा इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं और कैसे सेंटेंसेस में इसको यूज कर रहा है, वो तो आप ग्रामर की सहायता से सीख ही जाओगे, ठीक है। तो 1 मिनट वोकैब व्लॉग्स के लिए तैयार रहिएगा, जल्द ही आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रैक्टिस सेट में सबसे पहले क्वेश्चन है, ही लव लव्स इज लविंग विजिट टू न्यू प्लेसेस। न्यू प्लेसेस में जाना उसको बहुत ज्यादा पसंद है, तो ही लव आएगा, लव्स आएगा, इज लविंग आएगा। देखो इज लविंग तो बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि लव क्या बताया था मैंने, वर्ब ऑफ स्टेट बताया था। वर्ब ऑफ स्टेट क्या होती है कि जो मेंटल एक्टिविटी जो जग जाहिर नहीं होती, जब तक तुम कहोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। तो लव एक वर्ब ऑफ स्टेट है, वर्ब ऑफ स्टेट। तो वर्ब ऑफ स्टेट हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। ही क्या है रे, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस लगता है, तो वर्ब के साथ एस जुड़ेगा, दैट इज लव्स, ठीक है ना। तो लव्स विल बी राइट आंसर, लव गलत हो जाएगा, लव्स विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। ही लव्स टू विजिट न्यू प्लेसेस। समझ में आ रही बात? इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन बताइए जी कंप्यूटर साहब, सेकंड क्वेश्चन क्या है? आई रेयरली गोज टू सिनेमा हॉल। मैं बहुत रेयरली जाता हूँ, ठीक है ना, रेयरली जाता हूँ। रेयरली जाने का मतलब होता है बहुत, मतलब कभी कभार टाइम लग गया, ठीक है। रेयरली यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये टाइम ऑफ एडवर्ब। आप देखो लेक्चर फर्स्ट में जाकर देखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पार्ट 1 में जाकर देखना, वहां पे मैंने ये टाइम ऑफ एडवर्ब्स का जिक्र किया है। टाइम ऑफ एडवर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, उन सब का जिक्र जो भी दिख जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी यूज करते हैं, मैंने पहले बताया था। तो आई रेयरली, रेयरली मतलब क्या होता है, रियली टाइम ऑफ एडवर्ब है जो कि शो कर रहा है, रियली मींस जो कि शो कर रहा है कि कभी कभार जब भी मेरे को मौका मिल जाता है, यानी कि इररेगुलर एक्शंस को। और इररेगुलर एक्शंस का ट्रीट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो रियली के केस में यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। आई के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट एक्सेप्ट आई बोला था मैंने, ठीक है ना। तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है विदाउट यूजिंग एस और एस। आई गो होगा, गोज नहीं होगा, टू द सिनेमा हॉल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इतना क्लियर है? देखो भाई, जिसने बिल्कुल तल्लीनता के साथ पढ़ा होगा आपका कंसेप्चुअल वीडियो, बिल्कुल धैर्य के साथ पढ़ा होगा, तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है ना। अदरवाइज प्रैक्टिस सेट में हवा नहीं लगेगी आपको कि कहाँ से चीजें कहाँ की तरफ चल रही हैं, ठीक है। और इससे तो फास्ट पेन आपका चलना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी बैंक वगैरह, जितने भी सारे टीचर्स लोग हैं उनके लिए भी बहुत फ्रूटफुल होने वाली ये वीडियो। आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में भी किस तरीके से यूज कर सकते हो, ये चीज आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कंप्यूटर साहब। यूर, उसका एक बड़ा सा घर है, यूर बिग हाउस सीम्स या फिर इज सीमिंग लाइक मन्नत।
ऑफ SRK। आजकल बाइकआउट हो रहा है बेचारे का ना बहुत ज्यादा चलो कोई बात नहीं। देखो, योर बिग हाउस सीम्स इट्स सीमिंग लाइक मन्नत ऑफ SRK शाहरुख खान के घर का नाम क्या है? मन्नत ही तो है। गेट के आगे लिखा रहता है ना मन्नत। उसने अपने हर कोई अपने आप घर के आगे, अपने घरों के आगे एक चिट चिपका देते हैं। कोई मन्नत बोलता है, कोई गैलेक्सी बोलता है, कोई रावत भवन बोलता है, कोई बिष्ट भवन बोलता है, इस तरीके से, है ना। तो योर बिग हाउस, आपका जो बड़ा सा घर आपने बनाया है, योर बिग हाउस, आपका जो घर है, सीम्स इट्स सीमिंग लाइक मन्नत ऑफ SRK, शाहरुख खान की मन्नत जैसा लग रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इट्स सीमिंग होगा, ये सीम्स होगा या सीम होगा, आपको ये पहचानना है। इट्स सीमिंग, देखो सीम्स मतलब यहाँ पे क्या, सेंटेंस को पढ़ के ध्यान देखो। सीम का मतलब जा रहा है प्रतीत होना। क्या होना? प्रतीत होना। मैंने जब भी बोला, जब भी कोई चीज लुक लाइक करती है, किसी चीज की तरह दिखाई देती है, तो वो चीज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगी। तो ये वर्ब ऑफ स्टेट, दिस इज ऑल्सो द वर्ब ऑफ स्टेट। सीम इज ऑल्सो द वर्ब ऑफ स्टेट। सीम हो गया, आप उसकी तरह दिखाई दे रहे हो, लुक लाइक हो गया, सीम लाइक हो गया, या फिर आप अपेयर हो रहे हो उसकी तरह। ये सारी की सारी क्या आती हैं? वर्ब ऑफ स्टेट में आती हैं। वर्ब ऑफ स्टेट वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के पार्ट 1 में मैंने पढ़ा रखा है। तो योर बिग हाउस, एक ही घर है उसका। हाउसेस तो नहीं बोला है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ SES लगता है, तो यहाँ पे सीम्स होगा, ना कि सीम होगा, ना कि इट्स सीमिंग होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इतनी बात क्लियर है? वर्ब ऑफ स्टेट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटेंसेस में किस तरीके से यूज हो रहा है, अब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए बोलते हैं ना कि धैर्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एजुकेशन वाले फील्ड में अगर आपके पास धैर्य नहीं है ना, तो यू कैन नॉट गो फर्दर, मच मोर फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस 1। देखो भाई, आई नो एम नोइंग या फिर knows him very well। देखो भाई, I know, am knowing, knows, बताओ, know कौन सी फॉर्म होती है, कौन सा एक्शन होता है? वर्ब ऑफ स्टेट होता है। मेंटल एक्टिविटी को शो कर रहा है। मेंटल एक्टिविटी को शो कर रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा तो आई के साथ हमेशा नो लगेगा। नो विल बी द राइट आंसर। एम नोइंग इज रॉन्ग, नोज इज द रॉन्ग आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को हिट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर महाशय। नो क्या है? वर्ब ऑफ स्टेट है, याद रखना। नो, हेयर, स्मेल, ये सारी वर्ब ऑफ स्टेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही फील या फिर इज फीलिंग दैट इंडिया विल बिकम सुपर पावर। इंडिया विल बिकम सुपर पावर। इंडिया सुपर पावर, महाशक्ति बनने वाली है या बन जाएगी, उसको ऐसा लगता है। फील, लगता है, दिमाग के अंदर हो रहा है, उसको ऐसा लगता है। उसने बोला होगा मुझे सुपर पावर, उसने किसी व्यक्ति से बोला होगा, उसने सुना होगा, अरे वो तो ऐसा बोल रहा था, तो उसे लगता है। तो उसे लगता है तो फील क्या है? मेंटल एक्टिविटी उसके दिमाग के अंदर चल रहा है। अगर वो बोलता नहीं तो उसे हमें पता नहीं चल पाता। ठीक है, तो मेंटल एक्टिविटी शो कर रहे हैं। तो वर्ब ऑफ स्टेट अगेन, वर्ब ऑफ स्टेट विल बी यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ही फील आएगा, इस फीलिंग आएगा, दोनों ही गलत है क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसके साथ क्या आएगा? फील्स आएगा बाबू। आर यू गेटिंग माय बात? SKS जुड़ेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में SKS जुड़ता है। समझ में आ रही बात? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा कि ही फील्स दैट इंडिया विल बिकम सुपर पावर। और डेफिनेटली बनेगा सुपर पावर, क्यों नहीं बनेगा? एक ना एक दिन तो बनेगा ही। अगर हर कोई व्यक्ति तल्लीनता के साथ, रिस्पेक्टफुल तरीके से, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ अपना काम कर रहा है ना, तो डेफिनेटली इंडिया को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता आने वाले 5 सालों में है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर पास है। देखो जी, कोई इसका आंसर बता दे जरा, वीडियो पॉज करके। अगर कोई रेगुलर बेसिस में वीडियोस देख रहा है तो कोई इसका आंसर बता दे तो दिल खुश हो जाएगा कि इफ यू विल sit here, I will mind। I will mind, जैसे नहीं बोलते कि don't mind ना, don't mind।
ठीक है ना, कि बुरा मत मानना। मुझे बुरा लगेगा, आई विल माइंड, मुझे बुरा लगेगा इफ यू विल सिट हियर, अगर तुम यहां बैठोगे। मुझे बुरा लगेगा यदि तुम यहां बैठोगे। तो ये कौन सा चीज बताया था मैंने पार्ट 1 में? कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशन अगर यू विल सिट हेयर आई विल माइंड को कौन जोड़ रहा है? कंजक्शन इफ, यदि। यदि तुम यहां बैठोगे तो मुझे बुरा लग जाएगा, ठीक है ना, तो मुझे बुरा लग जाएगा। तो यदि वाले कॉन्सेप्ट के साथ, कंजक्शन के साथ जो भी कंडीशन ऐड कर रहा है उस क्लॉज को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलते हैं। अरे बाबा, तो हम क्या बोलेंगे सीधे? इफ यू क्या है? यू के साथ इफ यू सिट हेयर, सीधे आ जाएगा इफ यू सिट हेयर आई विल माइंड, मुझे बुरा लगेगा यदि तुम यहां बैठते हो। इसका मतलब ये जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इफ यहाँ पे क्या होता है? कंडीशनल सब्जेक्ट सेंटेंस है, तो कंडीशन सेंटेंस के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, तो इसके साथ यू के साथ सिट का यूज होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, याद रखना कंडीशनल सब सेंटेंसेस जितने भी सारे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट डिट्टो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे, कुछ एसएससी में आए हैं, कुछ बैंकिंग में आए हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आई विल नॉट लीव माई स्टूडेंट, मैं अपने स्टूडेंट को नहीं छोड़ूंगा। कहाँ पे? एट लर्च, लर्च मतलब मझधार, मझधार पे नहीं छोड़ूंगा, बीच मझधार पे नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट लीव माई स्टूडेंट्स एट लर्च until I am giving them quality education। समझ में आ रही बात कि I will not leave my student at लर्च, मैं अपने स्टूडेंट्स को लर्च पे, बीच मझधार पे नहीं छोड़ूंगा। until I give होगा या am giving them quality education, जब तक कि मैं उन्हें क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे दूंगा। यहाँ पे भी दो क्लॉज है, एक तो है I will not leave my students at लर्च, पहला क्लॉज। दूसरा until यहाँ पे जोड़ने का कोशिश कर रहा है किसको? I am giving them quality education। पहला क्लॉज ये है, दूसरा क्लॉज ये, इन दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम until कर रहा है। यानी कि यहाँ पे भी कंडीशन लगी हुई है। जब कंडीशन लगी हुई है until की, तो until वाले सेंटेंस या फिर until वाले क्लॉज के साथ हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आई गिव होगा या आई एम गिविंग होगा? कंटिन्यूअस में नहीं जाएगा, आई गिव विल बी द राइट आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हाउ यू विल यूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन वेरियस सेंटेंसेस एंड एरर स्पॉटिंग में डायरेक्टली ये क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, डिफरेंट एग्जामिनेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाए सर। देखो भाई, आई टेक आफ्टर या फिर आई टेक्स, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं इसे, आई टेक या फिर टेक्स या फिर इज, एम टेकिंग, आई के साथ एम लगता है, एम टेकिंग आफ्टर माई फादर। मैं किसकी तरह लगता हूं? अपने पिताजी की तरह लगता हूं। देखो भाई, ये बात होती है फ्रेजल वर्ब की। फ्रेजल वर्ब समझ लीजिए क्या होता है। ठीक है, ऐसे वर्ब्स जिनके साथ प्रीपोजिशन को ऐड करके उनका टोटल मीनिंग ही चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। टेक आफ्टर मतलब होता है रिजेंबल। ठीक है, रिजेंबल मतलब होता है सदृश दिखाई देना, सदृश दिखाई देना मतलब लुक लाइक, सीम लाइक, अपेयर, है ना, ये उसी का मीनिंग जा रहा है। तो ये क्या है? एक वर्ब ऑफ स्टेट है। आप उनकी तरह दिखाई देते हो, आप अपने पिताजी की तरह, मैं अपने पिताजी की तरह दिखाई देता हूँ। आई टेक या टेक्स या आई एम टेकिंग आफ्टर माई फादर, ऑब्वियस सी बात है, ये लुक लाइक और सीम लाइक की तरह है, तो ये क्या है? वर्ब ऑफ स्टेट। वर्ब ऑफ स्टेट है तो मेंटल एक्टिविटी को शो कर रहा है, मेंटल एक्टिविटी को शो कर रहा है, वर्ब ऑफ स्टेट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा। आई के साथ टेक जाएगा, टेक्स गलत हो जाएगा, एम टेकिंग गलत हो जाएगा, टेक आफ्टर होगा। टेक आफ्टर मतलब होता है दिखाई देना, रिजेंबल। आई रिजेंबल माई फादर।
ठीक है, ओके। तो इतनी चीजें क्लियर है आपको, ये सारी चीजें यूज होती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। दिस इज द प्रैक्टिस सेट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो, ठीक है। एक चीज और लास्ट में मैं क्वेश्चन ऐड कर देता हूं कि एवरीथिंग दैट गो या फिर गोज अप आप कॉमा करके comes down under gravity। फिजिक्स वाले बंदे बताओ रहे मुझे, अंडर ग्रेविटी क्या होता है? फिजिक्स में पढ़ा होगा तुमने। ये पेन है, न्यूटन की कहानी नहीं सुनी तुमने कि सेब गिरता हुआ नजर आया, उन्होंने बिल्कुल लॉज डिफाइन कर दिए ग्रेविटेशन के, ठीक है ना। ये मार्कर है, मैंने इसको छोड़ा अंडर द ग्रेविटी, तो ये क्या क्या गया? नीचे की तरफ गया, ठीक है ना। तो फॉल्स डाउन हो जाता है नीचे की तरफ, सब अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। एवरीथिंग गोज अप गोज डाउन हो जाएगा। अब तो नहीं जाता यार अंडर द एक्शन ऑफ, हाँ अब, ओके नाउ मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। एवरीथिंग दैट गो या गोज अप, जो कि ऊपर जाती है, जैसे मैंने इसको ऊपर उछाला फिर नीचे आ रही है ना, ये ऊपर उछाल रहा हूँ फिर नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो भी चीज हम ऊपर की तरफ उछालते हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अंडर द ग्रेविटी क्या होती है? कम्स डाउन होती है। ये क्या है? हमेशा सारी चीजों के लिए सत्य है। ये पेन के लिए भी सत्य है, कॉपी के लिए सत्य है, कैमरे के लिए भी सत्य है, किसी भी चीज के लिए सत्य है। मेरे लिए भी सत्य है, मेरे को ऊपर उछालोगे तो नीचे गिर जाऊंगा। ऑब्वियसली बात है, लाइफ की जर्नी भी कुछ इसी तरीके से होती है। पहले इंसान ऊंचाई को छोड़ता है, फिर नीचे आता है, फिर खत्म है ना। तो वही चीज है। तो यहाँ पे समझिए कि एवरीथिंग दैट गो या गोज अप कम्स डाउन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंदर अगर किसी भी चीज को एवरीथिंग क्या होता है? एवरीथिंग, ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। एवरीथिंग मतलब उसमें कुछ भी चीज आ सकती है, दैट इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इंडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर एज अ सब्जेक्ट सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। तो एवरीथिंग के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे तो गो आएगा या फिर गोज आएगा। ऑब्वियस सी बात है, गोज आएगा, गो नहीं आएगा। एवरीथिंग दैट गोज अप, ऑब्वियस सी बात है, एवरीथिंग की ही बारे में जिक्र हो रही है अगले क्लॉज में भी। तो वही चीज जो ऊपर जाती है वही चीज नीचे आ रही है। एवरीथिंग के बारे में जिक्र हो रहा है तो कम्स ही होगा, ऐसी रहेगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। डाउन अंडर द ग्रेविटी, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। लास्ट एक और क्वेश्चन जाते जाते मुझे यूनिवर्सल ट्रूथ को बता दो कि वाटर हैज स्टार्टेड या फिर स्टार्ट्स फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बताओ रे, वाटर कब फ्रीज होना स्टार्ट करता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड में। ये मेरे लिए भी सत्य है, सबके लिए सत्य है, उसके लिए सत्य है, इसके लिए सत्य है, सबके लिए सत्य है। किस कैटेगरी में आया? यूनिवर्सल ट्रूथ की कैटेगरी में। यूनिवर्सल ट्रूथ की कैटेगरी में आया तो किसमें यूज होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बताओ रे, वाटर हैज स्टार्टेड होगा या स्टार्ट्स होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा होता है? वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं या फिफ्थ फॉर्म के साथ करते हैं। वाटर क्या है? वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो अनकाउंटेबल, अभी मैंने बताया था वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ट्रीट होता है सेंटेंस में, सिंगुलर ट्रीट होगा तो that will be taking starts not has started। तो water starts freezing at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सार्वभौमिक सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ होने के कारण प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया गया। तो ये क्वेश्चन की सीरीज अगर आपको सही लगी और इसी तरीके से और प्रैक्टिस सेशंस आप करना चाहते हो तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो, खैर कमेंट है ना। तो बाकी पढ़ते रहिए बिंदास, ठीक है, चीज़ों को सीखते रहिए, नई नई चीज़ों को सीखते रहिए। और वोकेब ब्लॉग्स बिल्कुल जल्दी ही आने वाला है आपके सामने, तो उसकी चिंता मत कीजिएगा। 1 मिनट का वोकेब ब्लॉग्स होगा, ठीक है ना, क्योंकि आप अपने सामने चीज़ों को दिखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से वो चीज़ समझ में आ जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।